लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी डरे हुए होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम कांप रहे होंगे, है ना। तो भाई डर भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है। क्या किया जाए, क्या छोड़ा जाए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। देखो, युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। इसका कोई दूसरा विकल्प तुम्हारे पास है ही नहीं कि तुम बिना युद्ध लड़े जीत सको। युद्ध लेट होना था, जल्दी हो रहा है, लेकिन तुम एक योद्धा हो, और योद्धा कम थोड़ी तैयारी में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें देना है, ठीक है दोस्तों। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर मैं क्लास बात करने वाला हूँ कि कैसे क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, कैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कितना सिलेबस हमारा हो चुका था, कितना सिलेबस, है ना, कितना सिलेबस हमारा हो चुका था, कितना सिलेबस हमारा रह गया है, सभी चीजों पर बात करेंगे। बचा हुआ सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और आज की क्लास में यहाँ पर क्या क्या समझने वाले हैं, एक बार सभी दोस्त जल्दी से बता देंगे, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्लास को। वेरी गुड, ठीक है दोस्त। सर आज आप नहाकर नहीं आए हो, ये बिल्कुल सच बात है दोस्त, लेकिन तुम्हें इसके पीछे की एक बात और ये नहीं बताया कि मैं रात को सोया भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं गया ही नहीं रूम पर, कारण कि भैया तुम्हारी मैराथन तैयार करनी थी, तुम्हारे लिए शानदार कंटेंट तैयार करना था। तो सच है कि आज मैं नहा करके नहीं आया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहाना धोना, फेस क्रीम सब छूट जाएगी जब तुम्हारा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे सब, ठीक है। अभी आ जाते हैं, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ हमारा क्या क्या हो चुका है और क्या क्या रह रहा है। तो ये तीनों एग्जाम के लिए सिलेबस है, जैसे मैं कोई एक पकड़ लूं, क्योंकि सारे ही सेम है ना, क्योंकि सारे ही क्या है मेरे भाई, हमारे सेम है। तो अगर मैं यहां पर आपसे एक एक करके पूछूंगा तो आप देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब एमएस वर्ड यहां से यहां तक ये पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहेंगे हाँ या ना, कहेंगे हाँ या ना, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर ये कर चुके हैं। फिर अगर मैं एमएस एक्सेल की बात करता हूं, तो हमने एमएस एक्सेल में एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग सेल, फंक्शन एंड फॉर्मूला ये कर चुके हैं। जी हाँ भैया, हम ये भी कर चुके हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल पढ़ चुके हैं। आप कहोगे जी हाँ भैया, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो एक चीज तुम्हारी बच रही है वो है इंटरनेट, www वेब ब्राउजर, किसी में वेब ब्राउजर, कोई सर्च इंजन, कोई इससे रिलेटेड फुल फॉर्म, ऐसी कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेल में आज की क्लास में खत्म कर रहा हूं यहां पर। तो हमारा वर्ड भी हो गया, एक्सेल भी हो गया, और ये भी हो गया। मतलब शॉर्टकट की मैंने यूट्यूब पर कराई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने शॉर्टकट की यूट्यूब पर जो मैंने कल क्लास करी थी वो आपने कर ली होगी। और अब ये जो टॉपिक है आपका, यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इसके एक क्वेश्चन को धीरे धीरे अलग अलग तरीके से मतलब कराते चीजें, लेकिन अब इन सब का जो एक सॉल्यूशन है वो ये है मेरे भाई, आपकी जो एप्लीकेशन पर क्लास है वो आपकी अब आज की क्लास के बाद नहीं होगी, और आपके लिए जो एक सॉल्यूशन है वो ये है, फिलहाल ये क्लास आपको करनी है, लेकिन 3 सिलेक्शन शॉट हमने आपके लगाए हैं। ये 3 मैराथन मेरे दोस्त मैंने आपको पहले करवाई थी, जिसमें भगवान की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा मिला था। तो आप सभी प्रे करना कि मैं भी भैया प्रे भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, क्या इस बार भी इन 3 मैराथन से हम यहां पर बहुत शानदार कर पाए। तो कल आपकी एक क्लास है एमएस वर्ड की, जो 1 दिसंबर 3 बजे, यानी कि कल 3 बजे है, और ये एकमात्र क्लास में पूरा एमएस वर्ड हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, विद एमसीक्यूज करेंगे, और इसके बाद आपको एमएस वर्ड का रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना। फिर हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की, पूरा एमएस एक्सेल हम 6 दिसंबर को खत्म कर रहे होंगे 3 बजे, ठीक है। इसके बाद जो ये इंटरनेट वाला टॉपिक बच गया आपका, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल अदर टॉपिक की, जो होगा आपको 11 दिसंबर 3 बजे। तो जो हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक है, जो हमारा फुल फॉर्म्स वाला टॉपिक है, जो हमारे बाकी के जितने भी टॉपिक है, लैंड नेटवर्क से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, टोपोलॉजी, सब कुछ वो हम यहाँ पर इस एक अकेली क्लास में, मैं इसमें आपको ईमेल भी रिवाइज करवाऊंगा। बचे हुए वर्ड एक्सेल के बाद जितना भी सिलेबस बचता है वो सब मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती करते हैं कि वर्ड और एक्सेल तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऑल अदर टॉपिक वाली क्लास नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके, मेरे भाई मेरी बहनें, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि प्लीज इस क्लास को भी करके जाना, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे साथ यहां पर खेल सकता है, ठीक है। खेल सकता है इन द सेंस, एग्जामिनर
इनके थोड़े से क्या है, जैसे यहां से 4-5 आते थे, यहां से 3-4 आते थे, हो सकता है इस बार इसका वेटेज बढ़ा दे, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ऑल अदर टॉपिक वाली क्लास भी आपको करनी ही करनी है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रटो और बहुत ज्यादा वो टाइम दो, लेकिन हाँ एक बार इस क्लास को देख जरूर लेना, देखने मात्र से मैं सभी चीजें आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलो तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आज की क्लास की बात कर लेते हैं और हम अपने यहाँ पर एक्सेल के टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एक फॉर्मूला होता है नाव का, हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे। ठीक है, हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक नाव का फॉर्मूला होता है और ये क्या काम करता है, वर्तमान के डेट और टाइम दोनों को देने का काम ये कर रहा होता है। ठीक है, दोनों को देने का काम ये हमारा करता है। कौन सा, नाउ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है हमारा टुडे का, ये सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख का काम करता है। क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख देने का काम करता है। जैसे आज तारीख है अगर 30 नवंबर 2025, तो ये हमें 30 नवंबर 2025 देने का काम करेगा। जबकि ये डेट के साथ में टाइम भी देने का काम करता है, ये हमें डेट के साथ में टाइम भी देने का काम करता है। सिंपल है, तीनों चीजें याद कर लेंगे आसानी से। चलिए, एक फॉर्मूला होता है डेज का। डेज का फॉर्मूला क्या काम करेगा भैया, जो ये डेज का फॉर्मूला है इसका क्या काम है, तो इसका सिंटेक्स होता है आपका, मतलब इसे लिखने का तरीका होता है एंड डेट और स्टार्ट डेट। तो ये क्या काम करेगा कि आज की तारीख के लिए, सॉरी यहां पर एक गलत लिखा है, ये दी हुई दो तारीखों में से बीच के दिनों को निकाल करके देगा। ये क्या काम करेगा कि दी गई तारीखों में से बीच के दिनों को गिन करके देगा कि भैया कुल कितने दिन इसके बीच में आए हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, डेज का। ठीक है, कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में कुल कितने दिन आप पढ़ रहे हैं, ये बात हमें कौन बताएगा, ये बात हमें बताएगा डेज का फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, आगे बढ़े। सर 5 दिन में करा दो लास्ट कोर्स। बच्चे लास्ट कोर्स हो चुका है, कुछ भी नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स को छोड़ रहा हूं, सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। सिर्फ इंटरनेट का टॉपिक जो है उसे हम उस मैराथन वाली क्लास में कवर कर रहे होंगे, छूटेगा कुछ नहीं। तो मैं नॉर्मल क्लासेस से ज्यादा उसमें मिलेगा, और फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप आज ही कर लो। यकीन बैच जो इससे पहले आया था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को मिला हुआ है, उसमें जाकर के आप इंटरनेट वाली क्लासेस कर लीजिए, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो भैया समय के अनुसार चला जाता है हर चीज को लेकर के, ऐसे जिद नहीं की जाती है कि, समझ रहे हो मेरी बात। जो मेन चीजें थी सब हम कर चुके हैं और हम वहां पर करेंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आगे बढ़ेंगे तो डेज का फॉर्मूला समझ में आ गया। हावर का फॉर्मूला क्या है, सिलेक्ट किए गए समय से घंटे की वैल्यू निकालता है, हावर्स की वैल्यू निकाल देता है, मतलब है ना। तो आप देखेंगे कि इजिकल टू हावर सीरियल नंबर, मतलब जो भी कुछ आपने यहाँ पर टाइम दिया है। जैसे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा इजिकल टू हावर I9 4 22 23, यानी कि इसमें से हावर कितने हो रहे हैं, कितने बजकर कितने मिनट हैं। तो जो घंटे वाला समय है यहाँ पर वो कितना है, 4 है ना। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आ जाएगा, 4। सिंपल है चीजें, बस एक एक बार आपने एटलीस्ट देखी होनी चाहिए, एक एक बार एटलीस्ट आपने ये चीजें क्या है, देखी होनी चाहिए। अगर मैं मिनट की बात करता हूं तो आप देखेंगे मिनट के लिए कि समय में से सिलेक्ट किए गए समय में से मिनट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मेट ये है, इक्वल टू मिनट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर मतलब समय दे दो। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बता दो, इस सवाल का हमारा उत्तर क्या होगा, एक बार बताएंगे जल्दी से। बताएंगे एक बार, इस सवाल का उत्तर क्या होगा मिनट का। तो हम क्या कहेंगे भैया, यहां पर 22 है तो ये 22 हो गया। अगला सेकंड, सेकंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला हम देखेंगे, अगला देखेंगे ये है 23। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, मैं तुमसे वादा करता हूं
कि बहुत मेहनत तुम्हारे लिए करूंगा, तुम सिर्फ उन चीज़ों को कर लेना। देखो मैं अपने विषय में सब मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी विषय को आपको मैनेज करना, हर टीचर मेहनत करेगा अपने अपने लिए। आपको देखना है किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना मजबूत है कितना कमजोर है। सारे टीचर्स अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना देंगे, और मैं अपना दूंगा, ये मेरे आपसे वादा है। तो आपको परेशान नहीं होना है दोस्त, जो हुआ है वो सबके लिए हुआ है, ठीक है। तो मत परेशान होइए, बस जो जो क्लासेस अब आपकी होंगी उन्हें अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, बस उतने से। ऑल अदर टॉपिक्स के नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाने बहन या भाई मेरे, आपको हम बोर्ड पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, बोर्ड पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। अब किसी भी चीज के नोट्स मत बनाओ, किसी भी प्रैक्टिस सेट के नोट्स मत बनाना, सिर्फ और सिर्फ देखो उन्हें ध्यान से, और सबकी पीडीएफ तुम्हें मिलेंगी। सेकंड का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला होता है मीडियन का, आप लोगों ने माध्यिका निकाली होगी मैथ में, आप लोगों ने मैथ्स में माध्यिका निकालना सीखा होगा, हाँ ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उन्हें हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं, फिर बीच वाली संख्या ही उसका उत्तर हो जाती है, और यदि बीच में दो संख्याएं आए तो उनके योग का आधा उत्तर होता है। क्या मतलब है जी, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मेट दिया है इक्वल टू मीडियन और नंबर संख्याएं दे दो। अब जैसे ये फॉर्मूला है इक्वल टू मीडियन, तो पहले तो इसे क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24, उसके बाद नंबर कौन सा है, 28, उसके बाद नंबर कौन सा है, 30, उसके बाद नंबर कौन सा है, 36, उसके बाद नंबर है हमारा 42, उसके बाद है हमारा नंबर 42, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं 24, 28, 30, 36, 42, 24, 28, 30, 36, 42, तो आप देखेंगे कि इनमें से पांच संख्याएं हैं, तो जो बीच वाला है यही इसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अगर यहां पर छह संख्याएं दी होती, अगर यहां पर छह संख्याएं दी होती, तो जो बीच के दो नंबर होते उन दोनों को जोड़कर उनका आधा उत्तर हो जाता। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे हमारे। अब आपको सॉल्व करने वाले फॉर्मूले नहीं है इससे ज्यादा। देखो, होने को फॉर्मूले हजार भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हजार फॉर्मूले पढ़ना प्रैक्टिकल है, नहीं है। ठीक है जी, चलो। तो अब आप देखेंगे कि डॉलर यानी कि मुद्रा प्रारूप का उपयोग करके किसी संख्या को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, कौन सा फॉर्मूला हमारा, हम कहेंगे डॉलर, डॉलर का फॉर्मूला। मतलब आपने यहां लिखा इजगल टू डॉलर 10,2, 10,2, तो ये क्या काम करेगा, दो तो होगा, कितने जीरो लगाने हैं, दो क्या काम करेगा, मुद्रा प्रारूप को उपयोग करके किसी संख्या को टेक्स्ट में परिवर्तित करने का काम हमारा करता है। तो ये इसे $10 और बाद में दो जीरो ये बना देगा। अगर यहां पर कॉमा के बाद तीन लिखोगे तो तीन जीरो लगा देगा। बस इतना सा काम है इसका। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा, ये हमारा डॉलर का फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं मैच की बात करता हूं, एक मैच का फॉर्मूला होता है, ये सीधे सीधे वन लाइनर के तौर पर ही पूछे जाते हैं। सर इंटरनेट को बुक से कर लें, बिल्कुल कर सकते हो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं खुद कहता हूं एक एक सवाल के लिए फाइट करनी चाहिए, उसके लिए मैं खुद आपको कराऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, बिल्कुल मत लो। फिर भी करना है तो आप एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच है, मतलब यकीन बैच, उससे कर लो, ठीक है ना। चलो, प्रैक्टिकल होकर के सोची जाती हैं चीजें। मैथ का फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल में मैथ फॉर्मूला मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि एमएस एक्सेल में, ठीक है, तो आप देखेंगे एमएस एक्सेल में मैथ का फॉर्मूला रेफरेंस या एरे में क्या है, अवलोकित करने का काम करता है, सिर्फ इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एक है हमारा यहाँ पर ईयर का फॉर्मूला, कौन सा, ईयर का फॉर्मूला। तो किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है, क्या कर देता है, किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिखने का काम करता है हमारा ईयर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
ई डेट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ई डेट का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या होगा, ई डेट का फॉर्मूला किस लिए होता है, तो ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को, टेक्स्ट के रूप में जो दिनांक लिखी है को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। मतलब टेक्स्ट में जो लिखा है उसे उसे उस फॉर्मेट में चेंज करता है जिसे एक्सेल समझ पाता है। ये ऐसे ही लैंग्वेज याद करनी है, इसका फॉर्मूला नहीं याद करना। इफ का फॉर्मूला क्या है, यह सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। अगर आपसे पूछा जाए एमएस एक्सेल में वो कौन सा फॉर्मूला है जो तार्किक तुलना करने का ऑप्शन हमें देता है, तो हम कहेंगे इफ का फॉर्मूला होता है जो हमें तार्किक तुलना करता है। क्या है, तार्किक तुलना कराता है। वो कौन सा, इफ का फॉर्मूला, लॉजिकल फंक्शन ये हमारा कहलाता है। एक ममल्ट का फॉर्मूला होता है, ममल्ट। तो ये क्या होगा, ममल्ट फॉर्मूला के माध्यम से आप अपने एक्सेल सीट पर किसी भी रो और कॉलम की वैल्यू मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आपको एमएस एक्सेल में मैट्रिक्स निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मेरे भाई हमारा ममल्ट का फॉर्मूला होगा। मैट्रिक्स निकालने के लिए हम ममल्ट के फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे होते हैं। बस सिर्फ मैट्रिक्स शब्द सुन लेना है, ठीक है। यहां पर आपके जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे मैक्सिमम वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। यहां पर हमारे, ठीक है, यहां पर हमारे जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम यहां पर बात करेंगे स्टेटस बार की। हालांकि मैं स्टेटस बार के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है, यानी कि ये एमएस एक्सेल है मान लो। तो इस एक्सेल में जो सबसे नीचे की तरफ एक पट्टी होती है, इस पट्टी को स्टेटस बार कहा जाता है। और इस पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो एमएस एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। मतलब जब आप कोई रेंज सिलेक्ट करते हैं तो उस रेंज में आने वाले नंबर्स में सम, उनका टोटल कितना हो रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा, एवरेज कितना हो रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा, और कितनी सेल ऐसी हैं जो भरी हुई हैं उनकी गिनती यहाँ पर दिखाता है। ये स्टेटस बार में ये चीज़ें हमें शो होती हैं, ठीक है। ये चीजें कहाँ शो होती हैं, स्टेटस बार में। सर प्लीज एक क्लास शॉर्टकट की करा दीजिए बहन या भाई, मैंने कल ही कराई है। थोड़ा सा तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा ना, मैं जो चीज करा चुका हूँ अगर आप कहोगे वो भी करा दो तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है। कल ही मैंने वो क्लास कराई है, यूट्यूब पर डालो शॉर्टकट की दिल्ली पुलिस वाइस शिवम सर, सबसे ऊपर वीडियो आएगी। कल में 3 लाख बच्चे लगभग उसे देख भी चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक सेल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, तो इस चीज को सेल रेफरेंस कहा जाता है। एमएस एक्सेल में कुल कितने प्रकार की सेल रेफरेंस होती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। तो हम कहेंगे कि एक तो होती है हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंस, कौन सी, एक होती है मेरे भाई हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसके बाद एक होती है हमारी यहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एक होती है मेरे भाई हमारी मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस मतलब क्या है, कैसे कैसे लिखी जाती हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होती है वो बिल्कुल सिंपल ऐसे लिखी जाती है, कोई भी सेल एड्रेस ऐसे लिखा है मतलब ये रिलेटिव है ना। इसके बाद आप देखेंगे जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है इसमें कॉलम और रो दोनों के आगे, इसमें कॉलम और रो दोनों के आगे क्या आ जाता है, डॉलर का चिन्ह आ जाता है। और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में कोई एक चीज फिक्स होती है, या तो कॉलम या फिर रो, या तो कॉलम या फिर रो। तो आप देखेंगे अब यहां पर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहां पर, देखिए होता क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस को जब आप कहीं से एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है।
चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। इसमें रो या कॉलम में से एक फिक्स रहता है, एक फिक्स रहता है और एक बदल जाता है, एक बदलता है। कैसे? तो अभी एग्जांपल के साथ मैं आपको ये बात समझाने वाला हूं, ठीक है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है दोस्त। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मौजूद है कौन सा? टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस के प्रकार। एमएस एक्सेल में मुख्य तीन प्रमुख प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से? एक है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दिस इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। अगर मैं बात करूं एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल रेफरेंस होता है, तो आप कहेंगे कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। कौन सा? रिलेटिव। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो उसे वो रिलेटिव सेल रेफरेंस के तौर पर मानेगा। काम क्या है इसका? जब फॉर्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी किया जाता है तो यह अपने आप क्या है? बदल जाता है। तो यह अपने आप बदल जाता है, ये इसका काम है। इसके बाद उदाहरण देखो, यदि a=a1b1 अगर इसे अगली पंक्ति में कॉपी किया जाए तो ये ऑटोमेटिक, अगर मान लो आपने किसी सेल में a=a1b1 लिखा है, अगर आप उसे उसकी ठीक नीचे वाली सेल में कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो उस वाली सेल में अपने आप ही a2b2 हो जाएगा। ये है हमारा कौन सा? ये है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। फॉर एग्जांपल एक सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यदि किसी सेल C10 में एक फॉर्मूला, एक सेल है हमारी C10 और इसमें एक फॉर्मूला मान लो आपका E15 प्लस J18, अगर इसे कॉपी किया मतलब लिखा जाता है, फिर इस सेल C10 को कॉपी करके सेल E10 में पेस्ट कर दिया जाता है। इस सेल E10 में इसे क्या कर दिया जाता है मेरे भाई? हम कहेंगे पेस्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ कि सेल E10 के फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा? तो इसका मतलब ये है कि अब देखो ये कैसी सेल रेफरेंस है? रिलेटिव सेल रेफरेंस है सबकी सब। तो आप इनसे रिलेट करो। आप देखो यहां पर C से कॉलम क्या हो गया? E, यानी +2। तो आप यहां पर E से कॉलम को कर दो, आपका क्या हो जाएगा +2 करने पर? G। 10 से 15 हो गया, 10 से 15 यहां भी कर दो। C से J हो गया यानी +7 हो रहा है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे C10 हमारा क्या है? C10 यहां से E हो गया, 10 से 15 हो गया। इसके बाद C से J यानी कि +7। तो E से क्या हो जाएगा आपका? E में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बता दो? आप कहोगे E में 7 जोड़ेंगे तो L आ जाएगा, है ना? L आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें कि 10 से 18 अगर जब हम देखेंगे तो ये क्या है? +8 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम 10 से 18 कर देंगे और इसका उत्तर ये आ जाएगा जी। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अंकुश भाई ये बात आप पर भी लागू होती है क्योंकि और जो दोस्त है ना हमारे, वो सब यकीन 1.0 से जनवरी में ही सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो ये बात दोस्त आप पर भी लागू होती है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये समझ में आ गया? ऐसे कोई भी कॉपी करने के लिए कहेगा आप बता दोगे। अच्छा, एब्सोल्यूट बहुत आसान होता है। इसमें क्या है कि ये रेफरेंस हमेशा फिक्स रहता है, चाहे फॉर्मूला कहीं पर भी कॉपी करके कहीं पर भी तुम उसे पेस्ट कर दो, ये बदलता नहीं है। मतलब इसे दर्शाने के लिए कॉलम और रो के पहले डॉलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे कि डॉलर का प्रयोग किया जाता है।
तो आप देखेंगे फॉर उदाहरण मैंने एक फॉर्मूला लगाया इजगल टू $A$1 प्लस $B$1 हमेशा A1 को और B1 को ही संदर्भित करेगा, मतलब वो सेल जो है इसे ही संदर्भित करेगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे एग्जांपल कि यदि किसी सेल C10 में एक फॉर्मूला लिखा गया, मान लो एक सेल है C10 और इसमें एक फॉर्मूला लिखा गया, इसमें एक हमारा तो आप देखेंगे कि जैसे हमने यहां पर लगाया इजगल टू $E $15 प्लस $J $18, ठीक है, टाइप किया जाता है। फिर सेल C10 को कॉपी करके सेल E10 में पेस्ट किया जाता है। अब यदि इनमें डॉलर ना लगा होता तब तो हम क्या जो देखते C से E हो गया तो E से यहां पर क्या हो जाएगा G हो जाएगा, ठीक है, वही जो हमने इससे पहले करा था। लेकिन अभी इसका आंसर सेम यही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव यहां पर हमारा अब नहीं होगा, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव जो है हमारा वो अब यहां पर नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए कॉलम बार रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब सेल रेफरेंस को किसी विशेष सेल पर फिक्स करना हो, फिक्स करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखो मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या है आपका, ठीक है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या है आपका, तो आप देखेंगे कि इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों प्रकार के रेफरेंस होते हैं। जो मिक्स सेल रेफरेंस होता है हमारा इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं और इसमें या तो कॉलम या रो की स्थिर रखा जाता है, इसमें कॉलम या रो को क्या है स्थिर रखा जाता है। मतलब अगर ऐसे लिखा है $A1 तो 1 को चेक करके चेंज करेंगे, लेकिन $A जो है ये फाइनल ये फिक्स रहेगा, और अगर जब ऐसे लिखा जाएगा तो एक चेंज होगा और बाद वाला लिखा रहेगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, आओ देखते हैं। यदि किसी सेल C10 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है, सेल C10 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है इजिकल टू E $15 प्लस $J18। अब इस सेल C10 को फिर से E10 में कॉपी किया जाता है। अब इसका उत्तर क्या आएगा दिमाग लगाकर बताओ, खुद से सोच करके एक बार देखेंगे और बताएंगे मुझे कि इस सवाल का उत्तर जो है वो क्या होगा हमारा। सर जो 3 क्लास होंगी वो एप्लीकेशन पर होंगी या यूट्यूब पर, दोस्त यूट्यूब पर होंगी वो तीनों क्लासेस, रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर होंगी वो तीनों क्लासेस, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर ई के आगे डॉलर लगाए कि नहीं लगा, नहीं लगा, तो ई यहां पर सी से ई हुआ था तो ई से यहां पर जी होगा। यहां पर 10 से क्या है 15 है तो यहां भी 10 से 15 होना चाहिए था, लेकिन हाँ डॉलर का साइन लगाकर 15 ही लिख देंगे क्योंकि इसमें डॉलर लगा है। यहां पर सी से जे हो गया तो यहां पर ई से चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। यहां पर चेंज करा है लेकिन यहां पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे डॉलर लगा है $J। यहां पर 10 से 18, यहां भी 10 से 18 करेंगे क्योंकि यहां पर डॉलर नहीं लगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके जो रिलेटिव सेल रेफरेंस थे ये यहां पर हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा एक सवाल बन सकता है आपका फॉर्मूला एरर से। कहां से एक सवाल बन सकता है हमारा फॉर्मूला एरर से। क्या चीज होती है फॉर्मूला एरर, तो अगर जब आप किसी संख्या को जीरो या खाली सेल से भाग दे दोगे
तो उसका आंसर क्या आने लगेगा, उसका आंसर एक एरर दिखाएगा, हैज डिवाइड अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये आपको दिखाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सुनिश्चित करें कि डिवाइडर 0 में ना हो, सो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला डिवाइड फॉर्मूला कब आता है बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा वैल्यू का फॉर्मूला, कौन सा, इसके बाद एक होता है मेरे भाई हमारा वैल्यू का फॉर्मूला। ये क्या है, तो जब कोई फॉर्मूला गलत प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट के स्थान पर नंबर का उपयोग करता है ना, जब कोई फॉर्मूला किसी गलत प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट के स्थान पर नंबर का यूज कर लिया, तो वो वैल्यू गलत होगी, तो वैल्यू का फॉर्मूला वैल्यू की एरर दिखाएगा। कौन सी एरर दिखाएगा, तब ये फॉर्मूला हमें वैल्यू की एरर दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक होता है नेम का फॉर्मूला, हैज नेम। जब आप किसी गलत फंक्शन या नाम लिखते हैं या कोई डिफाइंड नेम गलत लिखते हैं, मान लो कोई फॉर्मूला ऐसा जो है ही नहीं वास्तविकता में लेकिन फिर भी आप उसे लिख रहे हो, या कोई है लेकिन आपसे उसकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो तो ऐसे मानेगा ना एक्सेल की ये है ही नहीं कोई फॉर्मूला। तो जब कोई ऐसा फॉर्मूला लिखोगे जो है ही नहीं, तो फिर उसके लिए हैज नेम एरर आपको दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा ओके, एक्सेल मिलिट्री साइन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे देखेंगे। एक होता है हमारा रेफरेंस का फॉर्मूला, एक होता है हमारा कौन सा, रेफरेंस का फॉर्मूला। तो हम देखेंगे कि जैसे जब कोई सब सेल संदर्भ रेफरेंस हटा दिया गया हो, मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगाया किसी सेल में और वहां पर कोई डेटा दिया था, वो डेटा का डिलीट कर दिया, तो मतलब रेफरेंस में गलती हुई है, तो ये वाला एरर दिखाएगा हमें। आप कहोगे भैया ऐसे कितनी चीजें याद होंगी हमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कहोगे भैया ऐसे कितनी चीजें हमें याद हो पाएंगी, तो कुछ याद हो जाएंगी, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर लोगे। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा एन ए का, यानी कि नॉट अवेलेबल का। तो जब कोई फॉर्मूला उस डेटा को ढूंढ नहीं पाता जिसे उसे रिटर्न करना है, तो उसके लिए फिर क्या करता है ये, उसके लिए यहां पर नॉट अवेलेबल, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक है हमारा नल। नल का फॉर्मूला किस लिए होगा, जब आप रेंज ऑपरेटर अधिकतर या कॉलोन को गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, मतलब अगर आपने फॉर्मूला की सिंटेक्स सही नहीं लिखी है, मतलब लिखने का जो तरीका है आपका फॉर्मूले में वो सही नहीं लिखा है, तो ये क्या है, नल एरर दिखाएगा। हैज नंबर एरर कब आएगी, जब कोई गणती या गणना संभव ही ना हो, मतलब बहुत बड़ी संख्या वर्गमूल लेना वगैरह हो, तो फिर उसके लिए नंबर एरर आएगी। ठीक है, ये क्या है, तो हमारे यहाँ पर नंबर एरर आएगी। ठीक है जी, अब मैं यहां पर आपको कुछ वन लाइनर कराने वाला हूं जो एमएस एक्सेल के लिए सीधे सीधे आपको देखने रहते हैं। ठीक है, कुछ वन लाइनर देखेंगे बस। ठीक है जी, तो आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मिसलिनियस वन लाइनर में कि यदि फॉर्मेट की संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठती तो हैज प्रदर्शित होता है। कई बार ऐसा होता है हम इतना बड़ा नंबर लिख देते हैं, कई बार ऐसा होता है हम इतना बड़ा नंबर लिख देते हैं जो सेल में आता ही नहीं है, तो उसकी जगह हैज ऐसे ऐसे आने लगता है। सर क्या आज 12 बजे वाला प्रैक्टिस होगा, नहीं होगा, है ना। अब जो भी कुछ होगा वो कल से शुरू होगा नए तरीके से। ठीक है ना, चलिए। इसके अलावा एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत कैसे की जाती है, बराबर के चिन्ह से की जाती है। वन लाइनर है सीधे सीधे। एमएस एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला एरर होती है, और फॉर्मूला एरर में भी कौन सी, जब उस फॉर्मूला को लिखने में जब कोई एरर होती है तो हैज नेम आता है। ठीक है, एक्सेल में एक बार एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल बटन दबाकर इस वर्कशीट को, उन अलग अलग वर्कशीट को सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक्सेल में इफ एरर जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इफ वाला एक लॉजिकल फंक्शन होता है। शिफ्ट बटन दबाकर आप लगातार यानी कि निकटवर्ती सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल बटन दबाकर आपको दूर दूर की सेल सिलेक्ट करनी होती हैं। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, एम्परसेंड को। ये एम्परसेंड एक साइन होता है हमारा। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को, इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की हमारी एक्सेल में क्या होगी, तो एक्सेल में ये हमारी शिफ्ट F3 होती है।
इसके बाद एमएस एक्सेल में किसी सेल रेफरेंस को डिफॉल्ट होता है तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है। इसे हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है और एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना रेफरेंसिंग कहलाता है। ठीक है। एक्सटेंड मोड को ओपन करने के लिए आप F8 बटन का प्रयोग करते हैं। किसका? F8 बटन का प्रयोग करते हैं। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करती है उसे टपल कहा जाता है। अ सिंगल रो रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ टपल। इसे क्या कहा जाता है? टपल कहा जाता है। तो निश्चित सेल पते में पंक्ति अगर वही एब्सोल्यूट करना है तो डॉलर का चिन्ह। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए हम डॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सवाल वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। एब्सोल्यूट सेल में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? डॉलर का। एमएस एक्सेल में जो ये वाला फंक्शन है ये किस लिए होता है? तो ये इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन को निरूपित करता है। कंट्रोल टैब का प्रयोग करके ओपन वर्कबुक को आपस में स्विच कर सकते हैं आप। ऑल्ट शिफ्ट F1 का प्रयोग करके शिफ्ट F11 की तरह एक नई वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से कंट्रोल ए की तरह पूरी वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में सिंगल सेल में रखे गए छोटे चार्ट को स्पार्क लाइन कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे वन लाइनर हैं आपके। क्या है? वन लाइनर। ठीक है। एमएस एक्सेल में किसी सेल को कमेंट देने या नोट डालने के लिए आप शिफ्ट F2 बटन का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में मैक्रोस को लिखने के लिए मुख्य रूप से VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में स्टार क्वेश्चन मार्क प्रतीक को आमतौर पर वाइल्ड कार्ड के रूप में माना जाता है। अगर मैं ये फॉर्मूला दे दूं इक्वल टू सम 25 ट्रू 36 फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा? ये वन लाइनर है, आपको सीधे सीधे पढ़ने हैं, इनमें समझने ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे 25 36 तो 61 हो गए और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसे भी जोड़ेंगे और ये 62 होगा। क्या होगा? ये हमारा 62 होगा, 62। ठीक है। आखिरी एक CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल एक एमएस एक्सेल फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलेटेड डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने का काम करती है। यदि सेल में फिट होने के लिए संख्या बहुत बड़ी है तो एक्सेल पर हैज आपको दिखाई देता है। ये आपकी मैराथन कल से शुरू है जिसमें पहली क्लास हमारी 1 दिसंबर यानी कल दोपहर 3 बजे होगी। ठीक है। भले ही आप इसे लाइव ना ले पाओ, रिकॉर्डेड लेना। अगर आपने इससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो फिर भी आपको ये क्लास करनी है। ये क्लास करना आपके लिए मस्ट है क्योंकि इनसे भाई आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। आप शायद एमएस वर्ड का रिवीजन उतने शानदार तरीके से ना कर पाए। मैं मतलब ये मानूं कि जितनी भी क्लासेस हुई है ना हमारी, इन सबको तो मैं दोबारा कराऊंगा, ये मान लो एक तरह से। ठीक है ना। सिर्फ 5 से 6 घंटे के बीच में। और एमसीक्यूज भी कराऊंगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं आगे। आप सभी को भैया विशिंग यू आर ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्त, आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। देखिए जब हम किसी बैच में पढ़ा रहे होते हैं और स्पेशली 1 साल तक पढ़ाते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है आपका और हमारा कहीं ना कहीं। ठीक है। और वो कनेक्शन, एक अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों के लिए कि आप तो हमें हर रोज देख रहे हो, तो हम अगर आपको इन फ्यूचर कहीं मिले तो आप हमें पहचान लोगे, लेकिन हम आप लोगों को नहीं देख पाते है ना। फिर भी एक ये कनेक्शन होता है जिसमें मतलब बहुत मिस करूंगा आप सभी को। लेकिन फिलहाल तो अभी मैं हूं आपके साथ 1 महीने, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। लेकिन होता क्या है कि आपके हमारे जुड़ने के माध्यम बहुत कम है। हम क्लासेस में जुड़ रहे थे, कनेक्शन बना हमारा आपका, लेकिन जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो जाएगा वो ये सोच करके नहीं जुड़े रहेंगे कि अब क्या ही करना, अब तो सिलेक्शन हो गया। और जिनका नहीं हुआ वो ये सोच करके छोड़कर चले जाएंगे कि यार इन्हें देख करके तो दिल्ली पुलिस की याद आ जाती है, छोड़ो इन्हें। लेकिन भाई एक कनेक्शन गुरु शिष्य के अलावा एक भाई वाला, भाई बहन वाला शिष्य हमारा भी एक मतलब रिश्ता है, उसे बनाए रखिएगा। बाकी आप लोग बहुत आगे जाओगे, हमेशा मिस करूंगा, बहुत मिस करूंगा। मैं चाहूंगा आप जीवन में बहुत आगे जाएं। देखिए ये कहीं ना कहीं सत्य है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हो कोई भी वीडियो आती है तो उस पर व्यू होते हैं 5-5 लाख 6-6 लाख, लेकिन उसमें जो आपके वो रहते हैं वैकेंसीज हैं वो 7,500 ऐसे कुछ, मतलब ओवरऑल 10-12 हज़ार वैकेंसीज, 10,000 वैकेंसीज है, तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है
कि अगर आप इसमें मेहनत करोगे शिद्दत से और तुम्हारा अगर किसी कारणवश में नहीं भी हो पाया 1-8%, तो मैं तुमसे ये जरूर तुम्हें विश्वास दिलाकर जाता हूँ, बस खुद पर भरोसा रखना, हिम्मत मत हारना जीवन में। कई बार जीवन में बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां भी आती हैं जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वास्तविकता में तुम्हारा वहीं से क्या होगा, वहीं से तुम्हारा कमबैक होगा। ठीक है, तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, अपना 100% देना है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ, इस बार दिल्ली पुलिस एसआई में हो गया। ठीक है, तो अपने दिमाग को उस हिसाब से आपको तैयार करके चलना है कि आपको हर हाल में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो आप और मेहनत करेंगे, परेशान नहीं होंगे दोस्त। ठीक है, तो मैं यही कह करके आपसे आज की क्लास में विदा लूंगा। अब हमारी मुलाकात एप्लीकेशन पे नहीं होगी, अब हमारी जो भी मुलाकातें होंगी वो आपकी यूट्यूब पर, वो हमारी यूट्यूब पर होगी। ठीक है भैया, हम भी आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, तो मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन बना रहे हमारा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में दोपहर 3 बजे बहुत शानदार तरह से। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए सदा, बहुत तरक्की करिए, बहुत आगे बढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।